तो क्या कामयाबी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? साल 1928 में नेपोलियन हिल ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और उनकी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी जिसने पर्सनल अचीवमेंट को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, ये किताब लगभग 100 साल पुरानी है, एक सदी, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही असरदार। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा आंदोलन बन गई, जिसने ना जाने कितने लोगों को कामयाबी की राह दिखाई और जिसे हम आज सेल्फ हेल्प कहते हैं, उसकी नींव रखी। हिल शुरुआत से ही एक बहुत ही बोल्ड, एक तरह से कहें तो बागी अंदाज अपनाते हैं। वो सीधे सीधे चुनौती देते हैं कि हम अपनी बनाई हुई हदों पर सवाल उठाएं और उन लोगों पर भी सवाल उठाएं जो हमें बताते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये तो एक तरह का दिमागी विद्रोह है, एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई आम किताब नहीं थी जिसे बस बैठकर लिख दिया गया हो। नहीं, ये एक मिशन था। इसकी कहानी शुरू होती है कामयाबी के एक छुपे हुए फॉर्मूले की तलाश से। एक ऐसा राज जिसे दुनिया के सामने लाने का चैलेंज एक बहुत बड़े उद्योगपति ने दिया था। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। एंड्रू कार्नेगी, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और खुद कामयाबी की मिसाल थे, उन्होंने एक नौजवान नेपोलियन हिल को एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, जाओ और पता लगाओ कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में वो कौन सी एक बात कॉमन है जो उन्हें इतना कामयाब बनाती है। पूरे 20 साल, 100 से भी ज्यादा इंटरव्यूज, मतलब ये कोई रातों रात लिखी गई कहानी नहीं है। हिल ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने दौर के सबसे जीनियस लोगों की जिंदगी को स्टडी करने में लगा दिया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो कौन सा एक धागा है, वो कौन सा कॉमन फॉर्मूला है जो इन सभी को आपस में जोड़ता है। और ये लोग थे कौन? हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर। ये सिर्फ अमीर लोग नहीं थे। अरे ये तो वो लोग थे जिन्होंने आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी, उसे बनाया। तो हिल सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों को एनालाइज कर रहे थे जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी कल्पना से हकीकत को बदल कर रख दिया था। तो उन्हें मिला क्या? इतनी रिसर्च के बाद क्या हाथ लगा? एक बहुत ही पावरफुल सच। हर चीज की शुरुआत कल्पना से होती है, इमेजिनेशन से। हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ा बिजनेस शुरू में किसी के दिमाग में बस एक छोटा सा आइडिया ही तो था। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी। मार्शल फील्ड की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, जब ग्रेट शिकागो फायर के बाद पूरा शहर जलकर राख हो गया तो ज्यादातर बिजनेस वालों ने तो हार मान ली, सब खत्म। लेकिन मार्शल फील्ड ने उस राख के ढेर में एक मौका देखा। उन्होंने अपने दिमाग में उसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर खड़ा कर दिया था और फिर बाद में उसे हकीकत भी बना दिया। इसी को कहते हैं कल्पना की ताकत। अब आते हैं हिल की फिलॉसफी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अनोखे हिस्से पर। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। उन्होंने दिमाग का एक ऐसा सिद्धांत बनाया जो अपने समय से, मतलब बहुत बहुत आगे था। हिल के लिए हमारा दिमाग कोई रहस्यमयी चीज नहीं था, वो इसे ऊर्जा, केमिस्ट्री और वाइब्रेशंस का एक सिस्टम मानते थे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये उनका अपना एक दार्शनिक नजरिया है, आज की मॉडर्न साइंस नहीं। लेकिन उनके आइडियाज को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलते ही बिना एक लफ्ज बोले या तो एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुआ हो या फिर एक अजीब सा टकराव? हिल ने इसी चीज को माइंड केमिस्ट्री का नाम दिया, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारे आपसी रिश्तों को कंट्रोल करती है। और इस आइडिया को और आसानी से समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी। हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। जैसे रेडियो स्टेशन सिग्नल भेजता है, हमारा दिमाग भी लगातार विचारों की वाइब्रेशंस या थॉट वाइब्रेशंस भेजता रहता है। और जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग दूसरे दिमागों से आ रहे विचारों को पकड़ भी सकता है, उन्हें ट्यून इन कर सकता है। तो ये विचार ट्रैवल कैसे करते हैं? हिल की थियोरी के मुताबिक ये ईथर नाम के एक यूनिवर्सल मीडियम के जरिए ट्रैवल करते हैं, एक ऐसा माध्यम जो हर दिमाग को दूसरे हर दिमाग से जोड़ता है। आप इसे एक तरह का अनदेखा नेटवर्क समझ सकते हैं जिस पर हमारा सारा मेंटल कम्युनिकेशन होता है।
ठीक है, तो इन सारी थियरीज का, इन सिद्धांतों का असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? यहीं पर हिल के काम का सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर आइडिया सामने आता है। और वो आइडिया है द मास्टरमाइंड। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक साथ पूरे तालमेल के साथ, मतलब परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं, तो वो मिलकर एक तीसरे अनदेखे और बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिमाग को जन्म देते हैं। एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो किसी भी अकेले इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा काबिल होती है। और वो इसे बनाने का तरीका भी बताते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, सही लोगों के साथ जुड़ना। फिर ये पक्का करना कि सबके बीच पूरा तालमेल हो, सहयोग की भावना हो। और जब ऐसा होता है तो उस तीसरे दिमाग की ताकत को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां सबसे जरूरी शब्द है तालमेल, यानी हार्मनी। उनकी ये बात तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। सहयोग यानी कोऑपरेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। इसके बिना कोई भी काम, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो, आखिरकार बिखर ही जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक पहिया खोने वाली गाड़ी। और उन्होंने ये सिद्धांत असल में काम करते हुए कहाँ देखा? उन्हीं महान लोगों के बीच जिनकी वो स्टडी कर रहे थे। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वी फायरस्टोन। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये एक मास्टरमाइंड अलायंस थे। वो लोग रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे की मेंटल एनर्जी का फायदा उठाकर वो चीजें हासिल कर लेते थे जो वो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल आता है कि इस मास्टरमाइंड के सिद्धांत को कामयाबी से लागू कैसे किया जाए। इसके लिए हिल ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया, कामयाबी के 15 नियम। इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए, इन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए, एक ऐसा सिस्टम जो मास्टरमाइंड को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। जैसे कि एक निश्चित मुख्य उद्देश्य रखना या असफलता से फायदा उठाना। हर एक नियम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक कामयाब मास्टरमाइंड ग्रुप में तालमेल और सहयोग बनाने में मदद करे। ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही काम करते हैं। और इन सभी नियमों के दिल में, इनके केंद्र में पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। हिल का साफ मानना था कि बाहर के हालात को दोष देने से पहले इंसान को आईने में देखकर अपनी गलतियों की असली वजह खुद में ढूंढनी चाहिए। असली कामयाबी की शुरुआत यहीं से होती है, सेल्फ एनालिसिस से। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि कामयाबी किसी अकेले इंसान का सफर नहीं है। ये कल्पना, संगठित ज्ञान और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर कुछ ऐसा बनाने की काबिलियत का नतीजा है जो किसी भी एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा हो। तो जब हम आज इस पूरी फिलॉसफी को देखते हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि लगभग 100 साल पुराने ये आइडियाज आज की दुनिया में कितने काम के हैं। सहयोग और कलेक्टिव इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स तो शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और ये हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, किसी के भी मास्टरमाइंड में कौन लोग शामिल हैं? वो कौन लोग हैं जो सोच को बेहतर बनाते हैं, कल्पना को चुनौती देते हैं और जिनके साथ मिलकर एक पूरा तालमेल बनता है? हिल के मुताबिक इसी सवाल का जवाब किसी की भी कामयाबी की कहानी लिख सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।